नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 71 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है, उसमें आपके करंट अफेयर था, तो जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें अभी 75 क्वेश्चन लोड हुआ था, तो अभी तो ये साइंस का है, और जो कल अपना वीडियो आएगा उसमें 75 क्वेश्चन करेंट का रहेगा, तो करेंट का 150 हो जाएगा। अभी जो आपके साइंस है इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 80 सवाल को अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम शुरुआत में ही बता दें कि जो क्वेश्चन का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग पेशेंस से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं तो आप लोग के पास चैट जीपीटी होना चाहिए, आप लोग वहां पर जाके सर्च जरूर कीजिएगा, ऐसे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, हम इस बार जो केजीएस का सेट क्यों लेके आए, क्योंकि पिछले बार जो केजीएस जो सेट था उससे बहुत सा सवाल डायरेक्ट बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 70वीं बीपीएससी में, तो इस बार भी संभावना है ना। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे होगा? तो सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड से होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब तांबा हवा में मौजूद नव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है? तो ये आपके उदाहरण है संक्षारण का। किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि जब तांबा को आप छोड़ देते हैं बाहर में तो ये कैसा आवरण बनाता है? हरा आवरण बनाता है। जबकि आप लोहा को छोड़ दीजिएगा बाहर में तो कैसा आवरण बनाएगा? भूरे आवरण बनाएगा। भूरे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? तो कौन परिभाषित करता है? सारे ऑप्शन को ध्यान से आप पढ़िए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, कि कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है, तो सी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रकृति में ऊष्मा शोषी है? इसमें से कौन जो आपके प्रकृति में ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा को शोषण करती है? तो ठोस का पिघलना, जो ठोस पिघलेगा ऊष्मा को लेकर ही पिघलेगा। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा से ही होगा। जल का विद्युत अपघटन, ये भी आपके ऊष्मा से ही होगा। तो इसमें तीनों पॉइंट आपका ठीक है, आपसे सही पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो कौन है इसमें? तो मीथेन है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, सबसे पहले ईंधन के रूप में, और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है, तो आपके हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, मीथेन। तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी है, ये बात आपका ठीक है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है, ये भी ठीक है।
उसके बाद है कि डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को, न्यूरॉन को सेल बॉडी से दूर लेके जाती है। तो दूर लेके नहीं जाती है, आपको याद रखना है कि सेल बॉडी की ओर भेजती है। तो ये आपके गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी है। उसके बाद है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये बात आपका ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एडियाबेटिक परिस्थितियों में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति क्या है? तो इसमें सही स्थिति है विनियमित ऊष्मा बराबर शून्य। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। विनियमित का मतलब होता है एक्सचेंज ऊष्मा बराबर शून्य। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग को देखिएगा, जो सवाल समझ में नहीं आता है ना, उसे घेर लीजिए, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया है। तो आप लोग दो काम कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप लोग ChatGPT खोलिएगा और वहाँ पर जाके इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हम एक वीडियो में 75 क्वेश्चन बताएंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन में समस्या आएगा, तो उसे आप लोग अगर ChatGPT पर अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। तो ये बात आपका ठीक है, आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें युग्मकों के संलयन के लिए दोनों माता पिता की आवश्यकता होती है। तो ये गलत होता है। जो आपके अलैंगिक होते हैं उसमें माता पिता की दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें द्विविखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये बात आपका ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है। ये गलत है, विविध नहीं होता है, एक ही जैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपके सही हो जाएगा, बाकी 2 और 4 आपके गलत है और इसमें सही पूछा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो जब हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान, विगलन की इसका मतलब होता है मेल्टिंग। जो आपके विगलन है इसका मतलब होता है मेल्टिंग, पिघलना। तो मेल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान क्या होता है? तो तापमान एक समान रहता है। जब पिघलता है तो उसका जो आपके तापमान है एक समान रहता है। तो सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। इसमें एक साइड आपके पादप हार्मोन है और दूसरे साइड आपके कार है। जो आपके ऑक्सिन है इसका काम क्या है? तो इसका काम है अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है। जिबरेलिन इसका काम क्या है? तो इसका काम है बीज की प्रसूतावस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरन को बढ़ावा देता है जिबरेलिन। उसके बाद है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है इसके बारे में समझिएगा। तो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को विलंबित करता है। तो इसमें हो जाएगा, देख चुके हैं। और डी वाला देखिएगा, एब्सिसिक एसिड। ये आपकी जो एब्सिसिक एसिड है इससे क्या होगा? तो इससे ध्यान रखिएगा, जो एब्सिसिक एसिड है बीज की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है ना। तो आप देख लिए, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे एक बार हम छोटा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त खाली स्थान प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? तो तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारे बात पढ़ लीजिए कि कौन सा कथन कवक के संबंध में सही है।
कवक स्वकोशी जीव है, तो ये आपके ऐसा नहीं, गलत है, कवक स्वकोशी नहीं है। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी गलत है। कवक केवल अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो ये बात आपका गलत है। उसके बाद है कि कवक विषमपोषी जीव है, ये बात ठीक है, जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 में आइएगा। 15 है कि अभिकथन ए दिया गया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। ये बात आपका ठीक है, जीएम फसल के बारे में आप लोग जानते होंगे। आगे है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों में वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है, तो ये भी बात आपका ठीक है। ये दोनों आपका सही है और आपके आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निक्षेपण के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है, तो इसमें जो गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण, ये आपके निक्षेपण है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है, तो ये करता है एपोप्टोसिस करता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर जैसे बातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है। तो जो आप ठंडा पीते हैं, जो सोडा वाटर आप पीते हैं, तो उसमें आपके कौन सा गैस विलय के रूप में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, कई बार ये सवाल को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि कथन 1 सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। घटपर्णी पौधे जो कीटभक्षी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। ये दोनों बात आपका ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीट खाते हैं घटपर्णी, तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है और बाकी जो खराब है उसे बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा गीधों की मृत्यु का कारण बताई गई है, तो आप सबको पता है डाइक्लोफेनिक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है पशु के व्यवहार का। तो इसमें बोला गया कि एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, तो ये क्या सहज प्रवृत्ति है। एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है, ये भी क्या है, ये क्या कहलाता है, इसे प्रवास बोला जाता है। उसके बाद है कि प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सीखा हुआ व्यवहार। तो आपके 3 गलत हो गया, प्रतिवर्त नहीं होगा। एक चिंपांजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करता है, ये आपके सीखा हुआ व्यवहार है, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो 3 इसमें गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या पूछा गया है, सही पूछा गया आपसे, हाँ, तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और आपके 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अभी कथन ए दिया गया है कि कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, तो ये बात आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था विलय जैसा घटक होता है तथा परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित रहता है, तो ये दोनों बातें आपका ठीक है।
और इसमें ध्यान रखना है कि आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, ध्यान रखिएगा, कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी नहीं है, इसका मतलब खून में आपके स्राव नहीं होता है। तो इसमें है कि पिट्यूटरी ग्रंथि आपके खून में आपके स्रावित होता है। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि, ये भी होता है एंड्रियल, ये तीनों आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि लार जो है आपके मुंह में बनता है, क्या आपके ब्लड में बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ब्रोमीन एकमात्र ऐसे अधातु हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, तो ये बात आपका ठीक है, ब्रोमीन। उसके बाद है कि गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर 303 के से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल अवस्था में या तरल हो जाता है, तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें दोनों बातें आपके ठीक है, 1 और 2 तो आपसे सही पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जब आप लोग सवाल बनाइएगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपसे सही पूछा है या गलत पूछा है, क्या पूछा है, आप लोग उसे बहुत ही ध्यान से आंसर लगाइएगा। कितना तो आप जानते हुए भी गलती कर देते हैं केवल इस कारण से, है ना। नेक्स्ट है कि पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा से सही है, इसमें कौन सा आपके सही है पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो ये बात आपका ठीक है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये भी बात आपका ठीक है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि पशु कोशिका में यह छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं होते हैं, तो ये भी बात आपका ठीक है। और बोला गया है सही क्या होगा, तो सही इसका चारों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा होता है। ध्यान रखिएगा, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा कितना होता है, तो 1:8 होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर 9 ग्राम जल को जलाया जाता है, अगर 9 ग्राम जल को जलाया जाता है, 9 ग्राम जल को, है ना, अगर इसे अपघटन करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इस कारण से इसे 1:8 बोला जाता है। नेक्स्ट है कि गर्भा अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या काम है, क्या कार्य है प्लेसेंटा का, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो प्लेसेंटा है इसका काम है एक भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है, तो किससे होता है, अणु में सभी परमाणु द्रव्यमानों के योग से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। तत्वों का समस्थानिक और उपयोग, ये तो हमेशा आप बनाते भी आए हैं। जो यूरेनियम है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में होता है। जो कोबाल्ट 60 है इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है, कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद है टेक्नेटियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो चिकित्सा निदान इमेजिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फास्फोरस है इसका इस्तेमाल रक्त विकारों का उपचार में किया जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा और 2 का 1, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का समान स्तर कितना होना चाहिए, तो आपके 1700-130 mg होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। दांतों का एनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो कैल्शियम
हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है, VBI कर लीजिएगा ये सवाल को। नेक्स्ट है कि मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। तो ये मेंडल का कौन सा नियम बताता है? तो पृथक्करण का नियम बताता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी VBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अभिकथन ए डॉली वयस्क कोशिकाओं से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉली का निर्माण सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये भी बात आपका ठीक है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बासिंग सोडा के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा, जो बासिंग सोडा है, बासिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। तो ठीक बात है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। ये भी ठीक है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ये भी आपका ठीक है। तो इसमें तीनों ठीक है और आपसे पूछा गया है गलत कि नीचे दिए गए उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर बताया गया कि कौन आपके गलत है। तो इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और आपके लिथियम होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं उपकला उत्तक, दूसरा को संयोजी उत्तक, तीसरा को मांसपेशी उत्तक, चौथा को तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम की। किसकी? एल्युमिनियम की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो देख लीजिए, एक तरफ है डाइसेकेराइड और उसका संगठक डाइसेकेराइड, इसमें एक है सुक्रोज आपके किसका संगठक है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इम्पोर्टेंट है। माल्टोज है ग्लूकोज और ग्लूकोज का, ये बात भी ठीक है। लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ये भी ठीक है। तो इसमें सही सभी सम्मिलित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर 10⁻⁻15, जो एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 है। नैनोमीटर आप सबको पता है 10⁻⁻9 है। माइक्रोन 10⁻⁻6 है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? एक करता है कॉक्लिया करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जल का परिवहन करना है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लाइबोसियर को बोला जाता है। ये किस देश के हैं?
तो फ्रांस देश के वैज्ञानिक है एंटोनी लैवोसियर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। गुण और तत्व दिया गया है। बोला गया कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे अधिक लचीली धातु कौन है, तो आप सभी को पता है, सोना। न्यूनतम ऊष्मा चालन करने वाला, न्यूनतम सबसे कम ऊष्मा चालन करने वाला कौन है, तो यहाँ पर आपके सीसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4। पहले देख लीजिए कोई है 1 का 4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप सारे को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा एक जीवित उत्तक है जो पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये बड़ा फेमस सवाल है। उसके बाद है अभिकथन ए में दिया गया है कि सजातीय मिश्रण संरचना या संगठन में एक समान होती है, तो आपका ठीक है। विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन हाँ, ये दोनों बात आपका ठीक है, लेकिन जो आर है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों का आपकी जो बातें हैं अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला हो जाएगा कि सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है। ठीक बात है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होता है। तो ठीक बात है, तो दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा, तो आप लोग इसे जानते भी होंगे, हाइपोथैलेमस। कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर एक बार अपना रूप बदल लिया तो बदल लिया, अब वापस आ नहीं सकता है। तो सिंपल समझिएगा, पानी में चीनी का घुलना, तो इसे बाद में अलग भी कर सकते हैं। दूध का खट्टा हो जाना, अगर दूध का खट्टा हो गया तो क्या एक बार उसे ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, है ना। आप जानते होंगे ना, ये जो ये तीनों आपके भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध का खट्टा हो जाना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, पानी में नमक का घुलना, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन है। इसे वापस फिर से जैसा था वैसा प्राप्त किया जा सकता है। मानव किडनी की कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। किडनी द्वारा अवशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाया जाता है, तो ये बात ठीक है। बोमन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से बाहर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो 1 और 2 आपका ठीक है। आगे देखिए, वृक्क धमनी अवशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाता है, ये आपके गलत है। तो इसमें 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, किसी गैस के विसरण की दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन जो है लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो किडनी आपके जो लसिका तंत्र है उसका हिस्सा नहीं है, जबकि प्लेहा, थाइमस और टॉन्सिल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। फिर से बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है, और एड्स के लिए भी एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स में क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है। ए, नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है। तो बिल्कुल ठीक है, तेज रोशनी रेटिना में रोडोप्सिन की गतिविधि को बढ़ाती है। तो ये भी बात आपका ठीक है, दोनों इसमें ठीक है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रत्येक तत्व की संयोजकता से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है धमनियों में प्लाक का जमाव। एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द का अर्थ है धमनियों में प्लाक का जमाव। कोहरा किस प्रकार के कोलाइड तंत्र को दर्शाता है। तो गैस में द्रव को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलयों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर से बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलय के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। इसमें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। जो आपके ऊपर लिखा गया है विवरण किस परमाणु मॉडल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो संबंधित मॉडल है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो कम कर लीजिएगा। एक साइड आपके रोग है, दूसरे साइड कारक रोगजनक है। तो जो आपके तपेदिक ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इन्फ्लुएंजा ये किससे होता है, वायरस से होता है। दाद कवक से होता है। तो इसका आंसर 2 1 3 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है। तो आपके राइबोसोम कौन हो जाएगा, राइबोसोम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो कर लीजिए। अस्थियां हैं और आपके नाम है। छाती की जो अस्थि है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे उरोस्थी के नाम से जाना जाता है। कॉलर बोन को किस नाम से जानते हैं, तो इसे क्लेविकल के नाम से जानते हैं। घुटने की जो हड्डी है उसे पटेला के नाम से जानते हैं। जो कंधे की हड्डी है उसे स्कैपुला के नाम से जानते हैं। तो पहला का आपका हो जाएगा 4 और दूसरा का 1 2 3। तो पहला का 4, उसके बाद देखिए 1 2 3 4। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है। किसे आपके संगमरमर के नाम से जाना जाता है, तो संगमरमर के नाम से जानते हैं CaCO3 को। CaCO3 को जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवित जीवों की
मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और जब उन्होंने यह खोज की तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा होम्योस्टैसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो होम्योस्टैसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा, आप ध्यान से सबको पढ़िएगा। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन, ये तो ठीक है। खाने के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि, रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 71 है, आयोडीन वैल्यू शब्द से तात्पर्य क्या है? जो आयोडीन वैल्यू शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब आप सारे को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके और नीचे जाइए, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा कि यह तेल वसा या मोम की असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है जिसमें 1 ग्राम तेल वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन की मात्रा मापी जाती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़िए कि कौन सा कथन जो है अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है। तो कौन करता है? देखिएगा, कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करती है, बिल्कुल ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करती है, ठीक बात है। जबकि उसके बाद है लाइसोसोम, ये पाचन का काम करता है। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट एकदम बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा और आपसे सही उत्तर पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती है? केचुआ, मानव, मछली। यहाँ पर आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं, जबकि WBC कहाँ नहीं होती है? तो हाइड्रा में WBC नहीं होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। और इसमें कौन सा कथन आपके गलत है? तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये बात आपका ठीक है। ये अभिक्रिया दहन अभिक्रियाओं के विपरीत है, तो ये आपके गलत है, उसके विपरीत नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो ये बात किया जा रहा है किसके बारे में? तो रक्त के बारे में बोला जा रहा है कि किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है। तो रक्त में होता है तरल मैट्रिक्स और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल में जुड़ा होता है, जिससे षष्ठभुजाकार संरचना बनती है। ये बात आपका ठीक है। इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। तो किसके बारे में बात कर रहे हो? तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो इसमें आप सभी को पता है कि जो ग्रेफाइट है, क्या है? विद्युत का सुचालक है और इसकी जो प्रकृति कैसी है? चिकनी और फिसलन वाली है, ठीक है। और इसका जो
आपका संरचना है षष्ठभुजाकार है। कैसा है? षष्ठभुजाकार है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो इसमें ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है? VVI सवाल है। तो इसमें हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है गोताखोर के द्वारा। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण VVI कीजिएगा, VVI। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके आगे अगले वीडियो